प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्कार दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो हम एपिसोड की शुरुआत में 9वीं कक्षा में पढ़ेंगे सोशल साइंस का अध्याय जलवायु। हम इस अध्याय का दूसरा भाग देखेंगे आज और साथ ही इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी जानेंगे। इसी प्रकार से 11वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का अध्याय तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। हम इस अध्याय का पहला भाग देखेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 4 जलवायु की भाग 2 की चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो आइए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम जलवायु पे चर्चा को जारी रखते हुए भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब हम बात करते हैं भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की, तो इसमें मुख्यतः आते हैं आपके 4 कारक। पहला अक्षांश, दूसरा ऊंचाई, तीसरा वायुदाब और चौथा पवन। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम जलवायु की चर्चा को जारी रखते हुए भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले सभी कारकों की एक एक करके चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला कारक है अक्षांश। दोस्तों, कर्कवृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कच्छ के रण से लेके पूर्व में मिजोरम से होके गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्कवृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग को उपोष्णकटिबंधीय कहते हैं। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम जलवायु की चर्चा को जारी रखते हुए भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले दूसरे कारक ऊंचाई की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब हम बात ऊंचाई की करते हैं तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां उसकी अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। दोस्तों, हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है और इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम जलवायु की चर्चा को जारी रखते हुए भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले तीसरे कारक वायुदाब की चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। पहला है ऊपरी वायु परिसंचरण, दूसरा है वायु का दबाव तथा धरातलीय पवनें और तीसरा है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों,
आगे बढ़ते हुए हम जलवायु की चर्चा को जारी रखते हुए हम भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक वायु दाब की चर्चा को जारी रखेंगे। दोस्तों, भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। ये पवनें दक्षिण की ओर बहती हैं। कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होके विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। दोस्तों, समानतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत ही कम होती है। इसके पीछे वजह ये है कि यह स्थलीय भागों से उत्पन्न होती है एवं उन्हीं भागों में बहती है, जिसके कारण इन पवनों के द्वारा वर्षा या तो कम या नहीं होती है। अगर ऐसी बात है तो भारत एक शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। दोस्तों, जहाँ पे हमें ये जान लेना जरूरी है कि कोरियोलिस बल होता क्या है। मित्रों, एक स्पष्ट बल जो पृथ्वी के घूर्णन के परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर से और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर से वस्तुओं को विक्षेपित करता है। इसे फेरेल के नियम के रूप में भी जाना जाता है। आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी जलवायु की चर्चा को जारी रखते हुए भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला वायु दाब के कारक की चर्चा को जारी रखेंगे। दोस्तों, भारत का वायु दाब और पवन की स्थिति अद्वितीय है। दोस्तों, शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है, अतः इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। या हम कह सकते हैं कि भारत में मौसम के अनुसार हवा की दिशा बदल जाती है। वे सर्दियों में उत्तर पूर्व से दक्षिण तक होते हैं, जबकि गर्मियों में पूरी तरह से उल्टे होते हैं। दोस्तों, वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुववृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पे स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। अतः इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून पर्वतों के नाम से जाना जाता है। ये पवन कोष्ण महासागरों के ऊपर बहती हैं और नमी ग्रहण करती हैं, जिसकी वजह से भारत में वर्षा होती है। दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे तथा भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक वायु दाब की चर्चा को जारी रखते हुए अब हम देखेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में। दोस्तों, जेट स्ट्रीम अर्थात जेट धाराएं ये लगभग 27 डिग्री से लेके 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच में स्थित होती हैं। इसीलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं भी कहा जाता है। दोस्तों, एक जेट स्ट्रीम को तेजी से बढ़ने वाली हवा की एक धारा के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, जो आमतौर से कई हजार मील लंबी और चौड़ी होती हैं, लेकिन अपेक्षाकृत पतली भी होती हैं। दोस्तों, ये धाराएं पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी स्तरों पे ट्रोपोपॉज में पाए जाते हैं। ट्रोपोपॉज बेसिकली क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की सीमा को कहते हैं। दोस्तों, गर्मियों में इन हवाओं की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, जबकि सर्दियों में इनकी गति 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम जलवायु की चर्चा को जारी रखते हुए भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक वायु दाब की चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमने पिछले स्लाइड में जो जेट धाराओं की चर्चा की
वो जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रभावित होती हैं। इस पश्चिमी प्रभाव के द्वारा देश के उत्तर में एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमें ये जान लेना जरूरी है कि ये पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ होता क्या है। दोस्तों, यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में अचानक सर्दियों की बारिश लाता है। दोस्तों, यह प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनों महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में आते हैं। इन तूफानों में नमी आमतौर से भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से उत्पन्न होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताती हूँ कि इस वीडियो में हमने सीखा भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक तथा इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक। दोस्तों, अगले वीडियो में हम सीखेंगे भारतीय मॉनसून। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता का भाग 1। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है और डाब्राइनर का त्रिक नियम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला विषय, तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। तत्वों के वर्गीकरण को समझने से पहले आइए जानते हैं वर्गीकरण के बारे में। स्क्रीन पर दिया गया चित्र एक स्कूल का है। स्कूल में बच्चों को भिन्न कक्षाओं में बांटा जाता है। यह भी एक तरीके का वर्गीकरण है। उसी तरीके से किसी कक्षाओं में भी आपने वर्गीकरण देखा होगा, क्योंकि बच्चों को उनके नाम या उनके रोल नंबर के हिसाब से बिठाया जाता है। यह भी एक तरीके का वर्गीकरण है। उसी तरीके से जब आप किसी दुकान में कुछ खरीदने जाते हैं, वहां पर आपने देखा होगा कि खाने का सामान एक जगह रखा जाता है और पीने का सामान एक जगह, जैसा आप स्क्रीन पर दिए गए चित्र से देख पा रहे होंगे। यह भी एक तरीके का वर्गीकरण है। पर क्या कभी आपने सोचा कि हम वर्गीकरण करते क्यों हैं? किसी भी चीज का वर्गीकरण करने से हमें
उसका व्यवस्थित रूप या ऑर्गेनाइज्ड रूप मिलता है। जैसा आपने पहली स्लाइड में देखा था, स्कूल में हमने वर्गीकरण किया था, जैसे क्लास 11th एक तरफ, क्लास 12th एक तरफ। इससे हमें स्कूल में एक व्यवस्थित रूप मिला। उसी तरीके से आप स्क्रीन पर एक चित्र देख पा रहे होंगे। इस चित्र में आप सब्जियों का वर्गीकरण देख रहे होंगे। इस वर्गीकरण करने से हमें एक व्यवस्थित रूप मिला। जब हम वर्गीकरण की बात रसायन विज्ञान में करें तो उसे हम रासायनिक वर्गीकरण कहते हैं। आइए रासायनिक वर्गीकरण के बारे में जानें। रासायनिक वर्गीकरण प्रणाली कुछ रासायनिक कार्यात्मक या संरचनात्मक गुणों के अनुसार तत्वों या यौगिकों को वर्गीकृत करने को कहते हैं। अब हमें यह जानना है कि वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों है। इसको जानने के लिए हम रसायन विज्ञान के इतिहास में जाते हैं। सन 1800 में केवल 31 तत्वों की खोज हुई थी और उसके 65 साल बाद यानी 1865 में यह संख्या डबल से ज्यादा हो गई, यानी 63 तत्वों की संख्या हुई थी। जैसे जैसे विज्ञान की तरक्की होती गई, यह संख्या और बढ़ती गई। 2010 तक हमें 118 तत्व ज्ञात हो चुके थे और 2018 में 119वें तत्व की खोज हुई थी। क्या आप इस तत्व के बारे में जानते हैं? 119वां तत्व जिसकी खोज 2018 में हुई थी, उसका नाम है अनउन्नियम या एका फ्रांशियम। जैसे जैसे साइंस की तरक्की होती जा रही है, तत्वों की खोज वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। इसीलिए हमने इन तत्वों का वर्गीकरण किया ताकि हम इन सारे तत्वों को जान सके और इनके बारे में पढ़ सके। तत्वों के वर्गीकरण में हम आवधिकता या पीरियोडिसिटी की भी बात करते हैं। आइए अब हम आवधिकता के बारे में जानें। आवधिकता तत्व गुणों में बढ़ती परमाणु संख्या के साथ रुझान या पुनरावर्ती विविधताओं को संदर्भित करती है। आवधिकता तत्व परमाणु संरचना में नियमित या अनुमानित भिन्नताओं के कारण होती है। इसके बारे में हम विस्तार से आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। स्क्रीन पर दिया गया चित्र मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का यानी आधुनिक आवर्त सारणी का है। इसका उपयोग हम आजकल करते हैं तत्वों के वर्गीकरण के लिए। इसके बारे में विस्तार से हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। इस तरीके से हमने जाना कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। आइए अब हम अपने दूसरे विषय पे चलते हैं, जो है डाब्राइनर का त्रिक नियम। यह नियम जोहानन डाब्राइनर ने 1800 में दिया था। इस नियम के अनुसार तत्वों को 3 के समूह में व्यक्त किया था, जिसमें तत्व परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित थे। उन्होंने इन 3 के समूह को त्रिक का नाम दिया था। एक त्रिक में तत्वों में समान रासायनिक गुण थे। अब हम त्रिक के बारे में जानते हैं। त्रिक को 3 तत्वों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार के अंकगणित औसत के बराबर होता है।
आइए इसे उदाहरण से समझें। स्क्रीन पर दिया गया चित्र एक त्रिक का है। त्रिक के नियम के अनुसार अगर हम लिथियम और पोटेशियम के परमाणु भार का अंकगणित औसत करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो आंसर आएगा 23। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान भी 23 है। इसीलिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक त्रिक बनाता है। उसी तरीके से जब हमने कैल्शियम और बेरियम के परमाणु द्रव्यमान का अंकगणित औसत किया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो आंसर आया 88.5, जो कि स्ट्रोंशियम के परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर है। इसीलिए कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम भी एक त्रिक बना रहा है। उसी तरीके से जब सल्फर और टेल्यूरियम का परमाणु द्रव्यमान का अंकगणित औसत किया गया, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्योंकि सिलीनियम का परमाणु द्रव्यमान 79 है और सल्फर और टेल्यूरियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत भी 79.75 है, जो कि लगभग बराबर है। इसीलिए सल्फर, सिलीनियम और टेल्यूरियम भी एक त्रिक बनाता है। उसी तरीके से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी एक त्रिक बनाता है, क्योंकि क्लोरीन और आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान का औसत और ब्रोमीन के परमाणु द्रव्यमान लगभग बराबर है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। डॉबिनर के त्रिक नियम की कुछ उपलब्धियां हैं। आइए जानते हैं इन उपलब्धियों के बारे में। डॉबिनर ने तत्वों के वर्गीकरण के बारे में बताया था। यह नियम न्यूलैंड और मेंडलीव के नियम का आधार बना था। इस नियम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि पहली बार किसी तत्व के परमाणु भार और तत्व के गुणों के बीच संबंध को बताया गया था। डॉबिनर के त्रिक नियम की उपलब्धियों के बाद आइए इस नियम के दोष या सीमाएं के बारे में जानते हैं। इस नियम में हम बहुत बड़ी संख्या में तत्वों को वर्गीकृत नहीं कर सकते। इस नियम में हम उन तत्वों को वर्गीकृत करते हैं जो कि समान गुणों के नहीं होते। जैसा आप स्क्रीन पर दिए गए चित्र में देख पा रहे होंगे, अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान का औसत निकालेंगे तो आंसर आएगा 14, जो कि नाइट्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। उस हिसाब से कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक त्रिक बनाने चाहिए, पर यह तीनों तत्व के गुण समान नहीं हैं, इसीलिए यह नियम यहाँ पर फेल होता है। तो आइए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता के बारे में जाना। हमने डॉबिनर के त्रिक नियम के बारे में भी पढ़ा। तो चलिए देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम न्यूलैंड का अष्टक नियम के बारे में जानेंगे। हम मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में भी जानेंगे। थैंक यू।
आज के एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा सोशल साइंस का अध्याय जलवायु, साथ ही 11वीं कक्षा में हमने पढ़ा केमिस्ट्री का अध्याय तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता। आइए अब हम देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। तो हम कल 9वीं कक्षा में पढ़ेंगे हिंदी का अध्याय कैदी और कोकिला, साथ ही बायोलॉजी का अध्याय 11वीं कक्षा में पुष्पी पादपों का शारीर। एक जरूरी सूचना इस एपिसोड की जो अभी आपने देखी, इसका पुनः प्रसारण YouTube पर किया जाएगा इकोवेशन चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं या इसे पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर DigiSath इकोवेशन सर्च करके आप इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।